नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पहली बार डॉक्टर पूजा भट्ट। डॉक्टर पूजा जी इज एन एक्सपर्ट इन मैरीटाइम पॉलिसी. She is working currently with many governmental and non-governmental organizations, must, but officially she is associate professor in Jindal University. Pooja ji, a very warm welcome on the show. Thank you so much for inviting me. जी। पूजा जी, इस वक़्त बहुत कुछ चल रहा है जब बात होती है इंडियन ओशन की। हमारा सारा ध्यान वैसे तो अभी पुतिन आके गए, तो आर्कटिक की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। बट इधर जो हमारा जो ध्यान आ रहा है, वो है नोटम पर नोटम चल रहे हैं भारत भारत हिंद महासागर में, चाहे वो बे ऑफ बंगाल की साइड हो या अरेबियन सी की साइड हो। कुछ सेक्शंस में ये बात चल रही है एंड बहुत सीरियस सेक्शंस में ये बात चल रही है। सीरियस लोग इस पर बात कर रहे हैं कि इसका कनेक्शन चाइना के साथ है। ये जो नोटम पे नोटम चल रहा है। सो वेरी वार्म वेलकम, विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम दैट क्वेश्चन कि नोटम का चाइना से क्या कनेक्शन है? जी। ओके, थैंक यू सो मच। दिस ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है टॉपिक शुरू करने के लिए बेसिकली। बट बिफोर हम लोग इस बारे में जाने कि चाइना का क्या कनेक्शन, नोटम का रीजन क्या होता है, नोटम होता क्या है बेसिकली, वो जानना पहले जरूरी है। तो कंसेप्चुअली नोटम बोलते हैं नोटिस टू द एयरमैन। ये हर एक कंट्री जब कोई टेस्ट करने वाली होती है, किसी टाइप का मिसाइल टेस्ट या किसी टाइप का टेस्ट होता है, वो तो एयर स्पेस क्लियर किया जाता है। तो उस एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन कहते हैं। एंड बेसिकली जब भी कोई ऐसा टेस्ट होने वाला था, कंट्री को अनाउंस करना पड़ता है सो दैट वहां से फ्लाइट्स डाइवर्ट हो जाए और शिप्स डाइवर्ट हो जाए, तो उस एरिया में बेसिकली सेफ्टी रीजन बनाने की, सेफ्टी रीजन की वजह से। एंड ऑफ लेट का इंडिया कई सारे मिसाइल टेस्ट कर रहा है, अग्नि एंड पृथ्वी एंड बहुत सारे मिसाइल्स जो टेस्ट हुए इन द रिसेंट ईयर्स। बे ऑफ बंगाल में जो है, उड़ीसा के पास श्रीहरिकोटा में हमारा मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन है, तो वहां से हम लोग काफी मिसाइल टेस्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली टू जो एरिया में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें नोटैम अनाउंस करना पड़ता है। एंड हर बार जब इंडिया ये अनाउंस करती है नोटैम, ये देखा गया है कि चाइनीज सर्वे रिसर्च वेसल्स उस एरिया में बहुत पाए गए हैं, उन्हीं दिनों पाए जाते हैं। मतलब अब क्यों चाइनीज रिसर्च वेसल वहां होते हैं? देखिए, रिसर्च वेसल्स में जनरली कई टाइप के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, अलग अलग टाइप के। अभी हमें एग्जैक्टली क्लियरली नहीं पता है कि कौन कौन टाइप के इक्विपमेंट्स रहते हैं चाइनीज रिसर्च वेसल्स पर लार्जली समझा गया है कि उसमें रेडार्स रहते हैं, कई टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग मेजरमेंट्स ले सकते हैं, कई टाइप की सैटेलाइट्स की इमेजेस ले सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। अब माना ये जाता है कि हर बार जब इंडिया नोटैम अनाउंस करता है, और वो नोटैम का हमें एरिया देना पड़ता है, कितने हजार किलोमीटर हम क्लियर कर रहे हैं, तो जनरली वो 2-2,500 से लेके 4-5 हजार तक का एरिया हम लोग हर बार अनाउंस करते हैं। तो उससे एक आइडिया ये लग जाता है कि इंडिया शायद कितना बड़ा मिसाइल या कितनी रेंज का मिसाइल मतलब टेस्ट करने वाला है। तो इन जनरल इतने सालों में देखा गया है कि हमें 2-2,500 से 5,000 के रेंज में हम अग्नि के इंटरमीडिएट जो मिसाइल्स होते हैं, रेंज की मिसाइल, वो हम लोग टेस्ट करते हैं। एंड उन दिनों चाइनीज वेसल्स वहां पे पाए जाते हैं। तो रिसर्च वेसल क्यों होते हैं? जानने के लिए कि ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, वो रेंज कितनी, वो जितनी बोली थी उससे ज्यादा इन्होंने प्राप्त की है, उससे कम की है ना। तो इट्स अ टाइप ऑफ सर्विलेंस बेसिकली। तो ये सर्विलेंस करने के लिए देखा गया कि हमारे जितनी बार नोटैम लगते हैं, इंडिया काफी सारे टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत सारे वेपन्स डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। एंड जितने वेपन्स आप डेवलप करेंगे उनको टेस्ट करके जरूर चेक करना जरूरी है बिफोर यू पुट देम फॉर प्रोडक्शन। तो इन सब रीजंस की वजह से जितने बार हमारा टेस्ट होते जा रहे हैं, उतनी बार और नोटैम्स लगते हैं। एंड ये सिक्योरिटी रीजन से भी किया जाता है। तो ये सब का रीजन है। हमने बहुत देखा है चाइनीज वेसल्स आजकल इंडियन ओशन में, ये देखने जरूर आता है कि इंडिया ने कितने मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। जी, जो मुझे सुनने में आया है कि नोटम्स इसलिए भी कॉल ऑन किए जाते हैं और फिर अचानक से कॉल ऑफ किए जाते हैं। तो उसके पीछे रीजंस, पीछे मिलिट्री सर्कल्स में बाकी जगह बात हो रही है, दैट इज कि बिकॉज चाइना हैज शिफ्टेड, एज यू आल्सो मेंशन, जो आपने मुझे बताया कि इनका पहले जो रिसर्च जोन था वो पैसिफिक एरिया था। पर पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अपनी सारी वॉरशिप सबमरीन्स को इंडियन ओशन की तरफ भेज दी है और उसको मास्क कर दिया है, मतलब कोड कर दिया है कि भई ये रिसर्च वेसल्स है। कितना सही लगता है ये?
देखिए, ये कोई नया नहीं है कि चाइनीज़ रिसर्च वेसल और सबमरीन्स इंडियन ओशन में आ रही हैं। कई सालों से आती रही हैं, म एटलीस्ट 1 डेकेड से ज़्यादा से तो हम ही इंडियन मिलिट्री लीडर्स जानते ही हैं, नेवी वाले जानते ही हैं कि चाइनीज़ सबमरीन्स आ रही हैं इंडियन ओशन में एंड रिसर्च वेसल्स आ रही हैं इंडियन ओशन में। बट अब क्या हो गया, जैसे-जैसे इंडिया की कैपेसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, वैसे-वैसे चाइनीज़ एक्सपेंशन भी हो रही है इंडियन ओशन में। इफ यू अगर देखा जाए तो इंडिया एंड चाइना साथ-साथ में ही राइज़ हो रहे हैं एक ही कॉन्टिनेंट में। तो एक वो रीज़न है कि चाइना देखना चाहता है कि इंडियन ओशन में इंडिया क्या कर रही है, क्या रीच है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इस वजह से बार-बार वो सबमरीन्स मतलब देखी जाती है। कई बार वो सबमरीन्स हमारे इंडिया के नोटिस में आती हैं, कई बार नोटिस में नहीं भी आती है, एक आध बार ऐसे भी कुछ केसेज़ हुए हैं। तो ये जो पूरा मसला है बेसिकली, ये चाइना का जानने का तरीका है एंड वो या तो सबमरीन्स भेज के आप कर सकते हैं, क्योंकि सबमरीन इज़ द ईज़ीएस्ट वे जो आप पानी के अंदर हाइड कर सकते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है एंड आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। दूसरा, रिसर्च वेसल्स में क्या है, लीगली देखा जाए मैरीटाइम लॉ में, रिसर्च वेसल कोई भी कंट्री कहीं पे भेज सकती है। उसके ऊपर कोई वॉरशिप जैसा लॉज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो रिसर्च वेसल के नाम पे अब वो किसी को नहीं पता वो रिसर्च वेसल क्या रिसर्च कर रही है। क्या वो फिश के ऊपर रिसर्च कर रही है या अंडर सी रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च कर रही है या कुछ किसी टाइप का एस्पियोनाज कर रही है या सर्विलेंस कर रही है, वो आपको नहीं पता चल सकता, राइट? तो रिसर्च शिप जो है वो एक बहुत न्यूट्रल टर्म हो जाता है बेसिकली एंड वो ही चाइना बहुत यूज़ करे बिकॉज़ अंडर इंटरनेशनल लॉ आप रिसर्च वेसल कहीं पे भी तो इंडिया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती बेसिकली। हम नोटिस कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, बट हम उनको मना नहीं कर सकते इंडियन ओशन में आने के लिए एंड वो एक बहुत ईज़ी तरीका बन जाता है चाइना के लिए इंडियन ओशन में हमारी जो प्रेज़ेंस है, हमारी जो नेवी की एक्टिविटीज़ हैं, वो नोटिस करने के लिए। सो बेसिकली रिसर्च एक डिस्गाइज्ड वर्ड है कि आप कुछ भी कर सकते हैं पीछे से। हाँ, नॉट प्रेज़ेंटली इवन प्रेज़ेंटली यही लीगल वर्ड को इन्होंने बेसिकली थोड़ा-सा ट्विस्ट करके अपने अपने फ़ेवर में यूज़ कर रहे हैं। तो नोटम जब नोटम होता है तो उस वक़्त तो रिसर्च वेसल्स भी नहीं आ पाती होंगी? कोई हानि होती होगी, कोई डर होता होगा डिस्ट्रक्शन का कि भई ड्यूरिंग दिस टाइम हम अगर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, हुँ। तो यू कैन गेट हार्म्ड। जी, किसी भी टाइप की बोट्स, शिप्स, वेसल्स एयरक्राफ्ट्स कोई भी अलाउड नहीं होता उस पर्टिकुलर एरिया में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स आउटसाइड से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो वही होता है, जितना नोटम का एरिया दिया जाता है, चाइनीज़ वेसल थोड़ा उससे कुछ किलोमीटर बाहर होते हैं। टू ओके। नोटिस बेसिकली विद द रडार एंड एवरीथिंग कि कितना जो भी इनको नोटिस करना होता है, उससे नोटिस करते हैं। आपने कहा नोटम दैट इज़ नोटिस टू एयरमैन, तो ये हाँ। वाटर तक कैसे एक्सटेंड हो गया? हाँ जी? सबमरीन से नोटम मीन्स नोटिस टू एयरमैन, द करेक्ट। टेक्निकल वर्ड एयरमैन। तो इसका जो वो है वो एयरमैन तक कैसे मतलब वाटर तक कैसे पहुँच गया? पानी तक कैसे पहुँच गया? जनरली कांसेप्ट ये है कि एयर स्पेस क्लियर किया जाएगा बिकॉज़ जब एक मिसाइल टेस्ट होती है, वो तो हाइपरबोलिक अपने पाथ पे जाती है, तो वो तो हुँ, स्काई पे जाती है, पर जब लैंड करती है हाइपरबोले में, तो वो तो ओशन में लैंड करेगी। तो बेसिकली आपको बोथ एयर स्पेस एंड सी स्पेस दोनों सिक्योर करना होता है। सिक्योर तो करना होता है। इसीलिए हाँ, इन केस अगर कोई मिसाइल फुल रेंज नहीं कवर कर पाई, माल फंक्शन हो गई, अपनी रेंज से कम पे मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, तो इट कैन आल्सो अवॉइड इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स उस एरिया में। तो इसका बहुत ज़रूरी होता है कि बोथ एयर स्पेस एंड सीज़ आर सिक्योर्ड स्पेशली व्हेन इट इज़ अ मिसाइल टेस्टिंग। जी। एंड जैसा आपने कहा रिसर्च अ, वेसल्स होती हैं, इनकी रिसर्च शिप्स होती हैं। तो हुँ। कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर भी तो कोई पैरामीटर्स होंगे, कोई गाइडलाइंस होंगी कि भई आप ये सिंस इट इज़ अ रिसर्च वेसल, इट इज़ अ रिसर्च शिप तो आपके पास यही इक्विपमेंट होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जी। नहीं, आज तक ऐसा अभी तक फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक यही एक लॉ का जो थोड़ा-सा लूप होल है, थोड़ा-सा क्या बड़ा ही लूप होल है, जो कई कंट्रीज़ मिसयूज़ करती हैं अपने फ़ायदे के लिए बिकॉज़ वे जैसे आप रिसर्च वेसल बोलते हैं, वो ऑटोमैटिकली एज़ यू से हियर कि सिविलियन वेसल बन जाता है एंड अंडर इंटरनेशनल लॉज़, मिलिट्री लॉज़ और जेनेवा कन्वेंशन आप सिविलियन पे अटैक नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो लूप है कि मतलब रिसर्च वेसल में वेपन्स हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बेसिकली दैट मेक्स इट अ वॉरशिप। पर किस अगर आप वेपन्स ना भी रखें और अगर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स भी रखें, जैसे सोनार हो गया, रेडार्स हो गए एंड दूसरे टाइप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, तो उसको तो कोई मना नहीं कर सकता। वो तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं डुअल यूज जैसा, कि आपने किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं या पर्टिकुलर कोई अंडर सी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब जस्टिफाई करेंगे कि दूसरी कंट्री की ये किसी सर्वेलेंस एस्पिनाज एक्टिविटी के लिए हो रही है। तो वो जो ग्रे जोन हो गया ना ये लॉ का, वो बेसिकली फायदे में आता है। जी। पूजा जी, आप एक मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं, मैरीटाइम पॉलिसीज़ को स्टडी करती हैं। इंडियन ओशन आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। इंडियन ओशन हैज़ बिकम द हॉट हॉटेस्ट ओशन आई वुड से अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे चाइना वर्सेस इंडिया शिप्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन सा लग गया है। जी। देखिए पहली बात तो इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बात जानना ज़रूरी है कि हर कोई इंसान इंडियन ओशन रीजन में क्यों आना चाहता है? देखिए इंडियन ओशन इज़ कवर्ड, जो अगर देखा जाए उसका जो पेरिफेरी है, उसमें कम से कम 33 से 34 कंट्रीज़ हैं, सारी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अम, कहने के लिए 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी जो है हमारी दुनिया की, इंडियन ओशन के रिम पे रहती है। तो अगर देखा जाए तो ये डेमोग्राफी वाइज बहुत बड़ी मैन पावर मार्केट है, ठीक है, कंज्यूमर मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। पहली बात तो ये। तो इस वजह से आप देखें हर एक कंट्री इंडियन ओशन आने में या इन कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होने में बहुत इंटरेस्टेड है। इंडिया वन ऑफ द इंडियन ओशन कंट्रीज, इंडिया भी साथ में देखती है कि अपनी खुद की डेवलपमेंट साथ में रीजनल कंट्रीज की डेवलपमेंट एट द सेम टाइम। ट्रेड के हिसाब से ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देयरफॉर जब देखा जाए, बोथ चाइना एंड इंडिया आर ट्राइंग टू डेवलप देयर इकोनॉमिक टाइज विद द रीजनल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड उस कंपटीशन के चक्कर में जैसे ही आपका ट्रेड पिक्चर में आता है, वैसे आपकी ट्रेड प्रोटेक्शन भी पिक्चर में आती है, क्योंकि आपको अपने ट्रेड को भी प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट थ्रेट्स, राइट? तो इसीलिए आजकल देखा गया है इतना नेवी, हम हर कंट्री की नेवी अपने ट्रेड को बहुत प्रोटेक्ट करने में स्ट्रेस करती है कि अगर हमारे ट्रेड प्रोटेक्टेड रहेगा, हमारी इकोनॉमी प्रोटेक्टेड रहेगी, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट रहेगा, हमारी कंट्री में पीस रहेगा। ये एक बेसिकली साइकिल है। अब हो ये रहा है कि बोथ इंडिया एंड चाइना आर द मेजर ट्रेड पार्टनर्स इन सारी कंट्रीज के लिए, एक्सपोर्ट पार्टनर्स, इंपोर्ट पार्टनर्स। तो पहले लेवल पे तो वहां कंपटीशन आ जाता है, इकोनॉमिक कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। दूसरे लेवल पे बोथ इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू डेवलप एज मिलिट्री पावर्स एज वेल। चाइना काफी आगे है ऐसे तो इंडिया से, पर इंडिया अभी ट्राई कर रही है। एंड बिकॉज इंडिया का बॉर्डर, लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर दोनों ही में ही चाइना का बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो हर बार जब इंडिया अपनी नेवी डेवलप करती है, हम लोग चाइनीज की तरफ से रिएक्शन देखते हैं। तो ये सब मिले जुले कुछ 3-4 रीजंस हैं कि इंडियन ओशन जो है इतना ज्यादा हॉटबेड हो गया है। वहां जहाँ पे आप देख रहे हो कि ना ही सिर्फ इंडिया चाइना कंपटीशन है, बट यूएस भी पिक्चर में, बिकॉज यूएस के भी बहुत सारे बेसिस हैं यहाँ पे। आप चाहे देख लें गुआम, देख लें, चाहे आप जो बेसिस इंडियन ओशन में दूसरे बेसिस हैं वो देख लें। अगर आप इनके पार्टनर्स देखें अमेरिकन के, तो फिलीपींस हो गया, तो कोरिया हो गया, को जापान हो गया, तो बेसिस यूएस के बहुत सारे। ये सब भी एक चैलेंज है चाइना के लिए। तो चाइना के लिए ना ही सिर्फ यूएस एक चैलेंज है जिसको चैलेंज करना है, बट इंडिया भी एक चैलेंज है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं चाइना बहुत ज्यादा इंडियन ओशन आके उसको कवर करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस से भी और इकोनॉमिक प्रेजेंस से भी। एंड वो सबका इम्पैक्ट पूरे इंडियन ओशन के ऊपर हो रहा है। जी। चाइनीज नेवी कंपेयर टू इंडियन नेवी कौन स्ट्रॉन्गर है? एक्चुअली स्ट्रॉन्गर है, नॉट नंबर या फ्लीट वाइज। एंड कितनी किसकी मारक क्षमता है? चाइना वर्सेस इंडिया वर्सेस यूएसए? जी। देखिए पावर बहुत रिलेटिव टर्म है। तो पावर आप या तो बोल दीजिए कि अगर किस 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 वैल्यू पे, किस टर्म पे आप देख रहे हैं, उस पे आप अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर किसी के नंबर ऑफ शिप्स या वेपन्स की देखा जाए, उसको पावरफुल बोलते हैं।
तो चाइना पावरफुल है। नंबर ऑफ पर्सनल देखा जाए, मिलिट्री पर्सनल, चाइना पावरफुल है। ठीक है, रीच देखी जाए, चाइना पावरफुल है। बट अगर आप देखा जाए कि किस कंट्री ने ज्यादा वॉर्स लड़ी हैं, किसको वॉर टाइम ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसकी ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर है, तो उस चीज में उस लेवल पे देखा जाए तो इंडिया का हमेशा नाम ऊपर आता है। तो हर एक दोनों कंट्रीज के अगर देखा जाए डिफरेंट। इंडिया का क्वालिटी बेटर है, चाइना का क्वांटिटी बेटर है। करेक्ट। सो अब जब तक हमारी अगर वॉर ना हो, तब तक कह नहीं सकते कि कौन सा बेटर है, कौन बेटर नहीं है। एंड आई थिंक चाइना भी ये रियलाइज करती ही है कि इंडिया में कुछ क्वालिटेटिव कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो भी कभी हम पे अटैक नहीं करती। अगर सिर्फ नंबर ही सब कुछ होता और वेपन्स ही सब कुछ होते, तो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में कब का अटैक कर चुकी होती। आई थिंक दे ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया में अब कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कि अब ये 1962 नहीं रह गया कि दोबारा अटैक इतनी आसानी से करेंगे। राइट। बैक टू बैक सब डिस्कस कर सकते हैं। ओके। अभी रिसेंट की बात है पूजा जी कि इंडिया को अपना मिसाइल टेस्ट जो वो 11 दिसंबर को करने वाले थे, दे हैड टू शिफ्ट इट, सॉरी जो पहले करने वाले थे, दे हैड टू शिफ्ट इट टू 11 दिसंबर। दिस वाज अ माउस एंड कैट वाला जो गेम चल रहा था इंडियन ओशन में, ये एग्जैक्टली क्या स्टोरी थी? सो बेसिकली जब इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था अपना नोटैम, हमने एज यूजुअल देखा कि लॉट ऑफ दे बहुत सारे चाइनीज वेसल्स इस एरिया में आ चुके हैं, रिसर्च वेसल्स एंड एक्टिव हो गए थे। बात ये थी कि इस बार कुछ ज्यादा ही नंबर्स है। जनरली हम देखते थे एक एंड दो, पर आई थिंक इस टाइम ज्यादा ही कुछ नंबर्स एक्टिव हो गए थे। अभी हमारे पास कितने वेसल्स एक्टिव हुए वो उसका खबर नहीं है, कि बस अनयूजुअल नंबर करके बताया गया है। तो मतलब आई थिंक एक दो से ज्यादा ही रहे हैं। एंड जिसकी वजह से इंडिया ने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वेसल्स एंड जो शिप्स होती है ये डेटा कलेक्ट करती है मिसाइल टेस्ट के बारे में। तो आई थिंक वो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही इस बार इंडिया के लिए, कि कैंसिल करके दोबारा हम लोग एक नया नोटैम अनाउंस करते हैं। इट वाज 11 दिसंबर के लिए नया अनाउंस किया गया। एंड आई थिंक जो नया वाला नोटैम है वो छोटा रेंज भी उन्होंने कम कर दी। सो अब इसका मतलब क्या है कि हम ओरिजिनली जो हम वेपन टेस्ट कर रहे थे हम वो नहीं कर रहे हैं, या हमने ओरिजिनली डिस्टेंस ज्यादा दिया था बट उतना उतना रेंज का हमारा वैसे नहीं। जनरली क्या होता है जब नोटैम का हम डिस्टेंस देखते हैं ना कि 3000 का है या 3500 का, हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि उतना उतने रेंज का वेपन रहेगा। तो इंटरमीडिएट रेंज है तो 3000 का इस बार है कि 5000 का है या उससे ज्यादा है, वो कैलकुलेशन लगभग मोटा मोटा करते हैं। ऑन इंडियाज पार्ट ऑल्सो और अदर कंट्रीज पार्ट ऑल्सो हम लोग थोड़ा सा ये सब जो फिगर्स होते हैं थोड़ा एम्बिगुअस रखते हैं। कि अगर लंबा रेंज का है तो हम थोड़ा सा कम रेंज बताएंगे, थोड़ा प्लस माइनस करते हैं सो दैट सारी इंफॉर्मेशन एक बार में ना दी जाए टाइप्स। तो अब हमें ये नहीं पता है कि हम बेसिकली ये लॉन्च के 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद हमें पता ही चल जाएगा कौन सा हुआ है। बट लॉन्च से पहले अब हमें ये नहीं एग्जैक्टली पता है कि हमारा क्या रेंज का वेपन होने वाला है जो हम दिसंबर में 11 दिसंबर को ट्राई करने वाले हैं। तो दिस इज, बट इतना श्योर है कि हम नया मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं एंड वो इस रेंज में रहेगा, बेसिकली विद इन द रेंज ऑफ 3000 टू 4000। पहले आई थिंक 3 से 5 हजार का नोटैम था, अब शायद 3 से 4 हजार का है। तो इट इज अ बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग जो ट्राई करने वाले हैं। तो नोटम लगा के नोटम कॉल ऑफ कर देना है। ये बड़ी मजेदार गेम है। लेट देम कम, लेट देम वेस्ट देयर हाँ। मनी, बिकॉज़ इट्स नॉट हम्म। अ स्मॉल, इट्स अ या ह्यूज ओशन। So या they come, they waste their money, and then we're like, okay, we have changed our हाँ। mind, please. Yeah, करेक्ट। let it. So 5-6 बार ऐसा नोटम लगा के कैंसिल किया गया। So we were thinking, भाई कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, बिल फाड़ रहे हैं शी जिनपिंग और चाइना के सिर पे कि keep sending, already you're running short of money, the country is going in crisis slowly. तो या वो बिल मजेदार लगेगा कि भाई ये कर क्या रहे हैं ये लोग? Keep them on the बिजी। 10 busy. कीप देम, हाँ। So Keep I them think busy. that is also a very interesting diplomatic, a psychological game that the Like countries are boss. playing. But it is not new. It's just a new area of the game that we are playing. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ हम लोग ऐसे गेम खेलते नहीं है, बट ठीक है, नया एरिया है। राइट। पूजा जी, चाइना के काफी सारे बेसेस हैं इंडियन ओशन में। इसमें
फर्स्ट आई वुड लाइक टू हैव द नेम्स ऑफ द बेसिस, और इसमें सबसे क्रिटिकली डेंजरस या क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है? देखिए, अभी पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। हाँ, अम, तो चाइना की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हम लोग उस टर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली एक कंसेप्ट दिया था कुछ स्कॉलर्स ने कि ये बोलने के लिए कि जो चाइना है वो अपने बेसिस को ऑल ओवर इंडियन ओशन बना रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया को कवर कर लेगा। तो बीच में अगर इंडिया को माना जाए, गला माना जाए, इंडिया के गले के अराउंड बेसिस बना के उसको बेसिकली उसकी पावर को बेसिकली स्टॉप कर रहा है। अब उसमें कई बेसिस अगर देखा जाए और बहुत सारी कंट्रीज उसमें चूज की हैं चाइना ने, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में चाइना के पास ग्वादार का बेस है, जो आपको पता है कि पूरा ही चाइना के कंट्रोल में है। देन श्रीलंका में हम्बनटोटा है। देन बांग्लादेश में है। अभी सुनने में रिसेंटली आया कंबोडिया में भी एक रीम करके बेस बनाया। वो बेस में तो सबमरीन्स भी, मतलब सबमरीन बनाने के लिए भी उन्होंने बेस बनाए हैं। अब मजे की बात यह है कि कंबोडिया के पास तो नेवी भी नहीं है, सबमरीन कौन यूज करेगा? तो कंबोडिया तो यूज शायद करेगा नहीं, और यहाँ पे सबमरीन चाइनीज ही आती हैं। तो एक वो भी है। मालदीव्स में भी चाइना अपना पहुंच बना रहा है। तो आई थिंक देखा जाए तो इंडिया के अराउंड चाइना के अभी राइट नाउ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। अब चाइना को बेसिस देखिए, चाइना उस दो, इनको हम डुअल यूज बेस भी कहते हैं। डुअल बेस यूज बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि चाइना कहता है कि मेरे जो ट्रेड है, मैं सीधा पूरा इंडियन ओशन क्लियर करके अपना ट्रेड नहीं लाना चाहता, बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रेड है इन बेसिस पे आ जाए, ऑन बाय लैंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंट्री, जो कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी कंट्रीज लैंड से कनेक्टेड हो सकती है। चाइना चाइना ने अपने ऑलरेडी हाईवेज एंड रेल कनेक्टिविटी इन कंट्रीज में बना दी है। तो चाइना चाहता है कि जो भी उनके ट्रेड आते हैं, ऑयल ऑयल एंड गैस आता है, जैसे हमारा वेस्ट एशियन कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से जो BRI का आता है सामान, जो चाइना को सेल करना है, वो सबके कनेक्टिविटी पॉइंट ये बेसिस बन जाएंगे। ठीक है, तो एज ए इकोनॉमिक सेंस देखा जाए, ठीक है, चाइना बहुत सारे पोर्ट्स बनाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारे बेसिस सिर्फ इकोनॉमिक पोर्ट्स नहीं है। दे कैन ऑलवेज एक्ट एज अ मिलिट्री बेस। अगर आप चाइना को कोई वॉर करनी है, चाइना इन पे अपना मिलिट्री लाके मतलब स्टैब्लिश कर सकता है, नेवी स्टैब्लिश कर सकता है, आर्मी स्टैब्लिश कर सकता है, वहां से वॉर कर सकता है। एंड ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी जब इंडिया चाइना का कोई अगेन हम कन्फ्लिक्ट देखें। तो अगर इतने सारे बेसिस इंडिया चाइना एक्टिवेट कर दे इंडिया के अराउंड, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। एंड इंडिया बेसिकली अपने पूरा जो जितना भी कॉन्टिनेंटल इसका जो बेसलाइन एरिया है, इंडिया का वाटर एरिया है, पूरा हम लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। लैंड साइड पे तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना का लैंड बॉर्डर है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हम अपने वाटर साइड पे पूरा बेसिस से कवर हो जाएंगे। तो दोनों लैंड और सी, दोनों दोनों तरह से इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिस का बहुत बहुत वैल्यू है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज मतलब मोर देन एक्टिव टू कीप इन मॉनिटरिंग कि क्या हो What रहा है about बेसिस में। what about the US bases in the Indian Ocean? हाँ, in Indian Ocean, US does not have a lot of bases, honestly. But in अगर इंडियन ओशन की बियॉन्ड देखा जाए, तो यूएस के पास काफी बेसिस हैं। अब यूएस के दो तरीके बेसिस के। एक तो डायरेक्ट बेस जो होता है, मतलब खुद का अपना बेस बनाना, जैसे जिबूती में बनाया हुआ है अफ्रीका में। बट एट द सेम टाइम आप पार्टनर्स के साथ भी बेस बना सकते हो। सो जैसे कई अलाइज हैं यूएस के, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया। वहाँ यूएस ने अपने बेसिस भी बनाए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन एरिया में यूएस के पास काफी सारे बेसिस हैं, जिसमें काफी हेवी प्रेजेंस है अमेरिकन वॉरशिप्स की। पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन का वहां पे स्टैब्लिश है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर सिर्फ इंडियन ओशन देखा जाए, विच इज द जस्ट अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडियन, वहां पे उस एरिया में देखा जाए तो यूएस का बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है।
एंड वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रखना भी नहीं चाहते, बिकॉज एक यूएस के दो इंटरेस्ट हैं इस एरिया में देखा जाए तो, एक तो मिडल ईस्ट के पास, तो उसके लिए उनका उस तरफ एक बेस है, एंड दूसरा है अपना चाइना के साइड पे, वहाँ पे गुआम है, वहाँ पे जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है, तो वो एरिया कवर। तो जो उसके मेजर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं यूएस के लिए, उस हिसाब से अपने बेसिस बनाए हुए हैं। इंडिया में क्या बोलते हैं, और इंडियन ओशन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में ऐसे चाइना का यूएस का बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं अभी, तो इसलिए उनको अभी बेसिस बना के कोई बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है। तो ये डिफरेंस है, अपने अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रीज अपने बेस एस्टैब्लिश करती है। लुक्स लाइक द नोटम वाला गेम इज गोइंग टू कंटिन्यू। आपको क्या लगता है अभी और कितनी मिसाइल्स टेस्ट हो रही हैं अभी, क्योंकि आप मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं, आई एम श्योर यू आर गेटिंग लॉट ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन। जी। सी देखा जाए तो जिस हिसाब से इंडिया अपना मिसाइल गेम प्रोलिफरेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ, एक तो अपना मिसाइल, दो दो रीजंस होते हैं कोई भी कंट्री अपने मिसाइल्स का इतना टेस्टिंग क्यों करती है। पहली बात तो जब उसको पुरानी मिसाइल्स जो होते हैं उसको रिप्लेस करना होता है, व्हेन दे आर आउटडेटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनीथिंग। दूसरा होता है अपनी मिसाइल्स को और प्रिसाइज बनाना, तो उनका जो अटैक जो होता है, जो वो उसको परफेक्ट करना, उस प्रिसिजन को पाने के लिए कंट्रीज बार 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 टेस्ट करती है, सो टू रीच दैट। अभी इंडिया दोनों ही फेज में है। अभी हमारे पास जो पुरानी मिसाइल थी कई सारी आउटडेटेड हो गई, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एंड कई लेवल पे नई टेक्नोलॉजीज आई हैं बेसिकली। तो वो एक तो वो हमको अपनी रिप्लेस करनी है, दूसरा हम लोग अपनी मिसाइल्स को और प्रिसाइज करना चाहते हैं, एंड नाउ बोथ है, ये दोनों ही चीजें इजी हो गई हैं बिकॉज हमारा आत्मनिर्भरता प्रोग्राम जो हो गया है। सो अब इंडिया के लिए अपने मिसाइल्स बनाना काफी आसान हो गया है। तो अब जैसे जैसे ये इजी होता जा रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पावर आ रही है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं, हमारे क्या बोलते थ्रेट्स भी बढ़ गए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए ये सब रीजंस के, तो आई थिंक वी विल हैव मोर एंड मोर मिसाइल टेस्ट कमिंग इन द नियर टाइम, but the moment we have this we will have more and more NOTAMs also, so we cannot say कि अब बंद हो जाएगा NOTAMs देना, because NOTAM is a country's responsibility to announce to the rest of the world कि हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे हैं। It is also good for India's own image to show कि मतलब हमारे पास capabilities हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब we have our defense capability, so it is also a signaling कि हम लोगों को ना ही सिर्फ हमारा प्रोडक्शन है, हम लोग उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जिस डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है, that is also a very important part of the entire thing. So NOTAMs here are becoming a very interesting thing कि जैसे हम लोगों ने बात की कैट एंड माउस गेम का, कि अभी अनाउंस कर दो, फिर आप चाइनीज वेसल्स आ जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद कैंसिल कर दो, फिर हफ्ते भर के बाद फिर से लगा दो। आई थिंक वो गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है विद दैट। जी। जी, थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।